हेलो फ्रेंड्स, आज स्टडी सर्किल के ऑनलाइन क्लासेज में हम राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो कंटेंट पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए आइए शुरू करें। तो भारत के राष्ट्रपति के पद को हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया और जिस तरह ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वहां का सम्राट होता है, उसी प्रकार हमारे देश में राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भी राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष में मूलभूत अंतर यह है कि ब्रिटेन का सम्राट या राजा होता है, वो वंशानुगत होता है, और हमारे देश के जो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। इसलिए भारत को प्रजातांत्रिक गणराज्य की भी संज्ञा दी गई। अब चलते हैं तो राष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। ये भारत का प्रथम नागरिक होते हैं और केंद्र सरकार की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान और जितने भी कार्य किए जा सकते हैं केंद्र सरकार के, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इसमें जो सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो, ये बराबर एग्जाम में पूछते हैं कि किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो अनुच्छेद 53। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 54 में है और इसमें मूलतः ये पूछा जाता है कि इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं जो चुनते हैं। तो निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य मनोनीत जो होते हैं, जैसे एंग्लो इंडियन होते हैं, वो सब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। या राज्यसभा में भी जो 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब है अनुच्छेद 55। तो निर्वाचन में एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत प्रणाली का उपयोग किया गया। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत का, इसका मतलब हुआ कि सभी को समान मत का मूल करने के लिए, चाहे वो कहीं का हो, वो प्रदान किया गया है। दूसरी ओर इसमें वरीयता क्रम से भी मत देना रहता है कि पहली पसंद का उम्मीदवार कितना है। अब अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का, लेकिन किसी कारणवश वो समय से पूर्व अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, लेकिन कार्यकाल 5 वर्षों का। उसके बाद है अनुच्छेद 58 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। तो इसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो मुख्य रूप से इसमें जो पूछा जाता है कि कौन सी योग्यताएं नहीं होनी चाहिए, तो पहला कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा जो है न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका। तीसरा इसमें कि वह लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। चौथा, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो, पागल दिवालिया नहीं। इसमें मुख्य रूप से ये दोनों वाला पूछता है, खास करके आयु वाला, और एक जो लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता हो।
उसके टर्म में थोड़ा सा चेंज करने पर जैसे उसमें लिख दिया कि लोकसभा का सदस्य चुना गया हो, वो दूसरा चीज चुने जाने की योग्यता रखता हो। इसका मतलब हुआ कि अगर वो आदमी को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए तो वो जीत जाएगा। ये इसमें अंतर है, वही याद रखें। अब राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं, यानी कि 50 संसद सदस्य उनके नाम का प्रस्ताव करेंगे और 50 अनुमोदक करेंगे, तभी उनका नामांकन लिया जाए। अब इसके बाद है जमानत राशि। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए सिक्योरिटी मनी के रूप में 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। ये भी पूछता है, अगर 15,000 रुपये जमा किए और जो टोटल वोटिंग हुआ उसका अगर 1/6 भाग, कितना 1/6 भाग अगर नहीं प्राप्त करता है उम्मीदवार, तो जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है। कुल जो मत हुआ, कुल मत का 1/6 भाग अगर वो उम्मीदवार नहीं प्राप्त करता है तो जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है, अगर प्राप्त करता है तो वो वापस कर। अब है अनुच्छेद 60 में, तो इनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अब आगे अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। ये राष्ट्रपति का पर महाभियोग प्रक्रिया हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया, और इसमें 3-4 सवाल मुख्य रूप से बनता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस स्थिति में, इसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। अब संविधान का अतिक्रमण करने के लिए, अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक हमारे देश के संसदीय इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगाया गया। इसमें महाभियोग प्रक्रिया से 3 सवाल बनता है। एक पूछता है कि किस सदन द्वारा ये कार्यवाही शुरू किया जाएगा, तो इसमें किसी भी सदन के द्वारा, 2 सदन हैं तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्रवाई शुरू की जा सकती है। दूसरी बात है कि एक सवाल इसमें पूछेगा कि जब महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर प्रारंभ कर रहे हैं तो उसको कितना दिन पूर्व सूचना देना हो? 14 दिन पूर्व। ये भी पूछता है, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना हो। एक सवाल यह भी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जब चलेगा तो कितने बहुमत से वो पारित होना चाहिए? तो कुल उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तब वो महाभियोग प्रक्रिया सफल होगा और तब राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना होगा। अब है अनुच्छेद 72। तो हमारे देश के में किसी भी व्यक्ति को किसी न्यायालय द्वारा मृत्युदंड या फांसी की सजा दी गई हो तो माफ करने का एकमात्र अधिकार भारत के राष्ट्रपति को और किसी को नहीं। अनुच्छेद 74 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन राष्ट्रपति करेंगे और जिसका प्रधान या मुख्य कौन होगा? प्रधानमंत्री। अब विधायी शक्ति में चलते हैं, तो विधायी शक्ति में मुख्य रूप से है राष्ट्रपति को संसद की बैठक बुलाना, सत्रावसान करना, संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, लोकसभा का विघटन जो अनुच्छेद 85 में है, लोकसभा के विघटन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 85 में है। धन विधेयक प्रस्तुत करना, धन विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, और इसमें जब भी यह प्रस्तुत किया जाएगा तो लोकसभा में धन विधेयक, खास करके धन विधेयक। अब इसके बाद है अनुच्छेद 123।
ये है अध्यादेश जारी करना। तो इससे भी 2-3 सवाल बनता है। अध्यादेश जारी राष्ट्रपति कब कर सकते हैं? तो कब कर सकते हैं? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। और एक सवाल कि क्यों जारी कर सकते हैं? तो क्यों जारी कर सकते हैं? जब राष्ट्रपति की नजर में ये लगता हो कि इस चीज पर अविलंब कार्यवाही आवश्यक है, तो उस चीज पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब इसके बाद है वित्तीय शक्तियां। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका चर्चा हमने पहले भी थोड़ा सा किया। सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। आपातकालीन शक्तियां जो हमारे संविधान में लिया गया है जर्मनी के संविधान से, तो उसमें भी राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात 356 में है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 में है वित्तीय आपात। इसमें राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अभी तक हमारे देश में 3 बार किया गया है। 1962 में, 1971 में और 1975 में। ये भी बराबर पूछता है इसमें कि किस वर्ष राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा नहीं की गई। इसमें विद्यार्थी एक जो जैसे 62 में भारत चीन युद्ध के उपरांत किया गया था, और 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध के तहत, और 75 में 25 जून 75 को आंतरिक अशांति जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। लेकिन एक भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में भी हुआ है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी की घोषणा उसमें नहीं की गई। तो ये 3 राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की गई है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 356, ये भी राष्ट्रपति की विशेष शक्ति है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात, जो कि अगर पूछता है कि हमारे देश में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार की गई है, तो अभी तक संसदीय इतिहास में 1 बार भी नहीं की गई। अब वीटो शक्ति, तो वीटो शक्ति, वीटो का मतलब पावर होता है, तो उसमें मुख्य रूप से 2 बात याद रखना। अभी तक एक वीटो शक्ति का उपयोग पॉकेट वीटो, पॉकेट मीन्स जेबी होता है, जेबी को हिंदी में पॉकेट बोलते हैं, तो पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में बराबर पूछता है कि जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह 1986 में। और किस संबंध से किस चीज से रिलेटेड वो विधेयक था? तो डाक संशोधन से। इसमें एक थोड़ा सा बोलता है निलंबनकारी वीटो किसे कहते हैं? तो निलंबनकारी वीटो जिस पर राष्ट्रपति कोई विधेयक गया और उस पर अपनी सहमति नहीं देते हैं, तो उसको निलंबनकारी वीटो कहते हैं। लेकिन अगर दोबारा उसी फॉर्म में अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल फिर प्रस्ताव, तब आप जानते हैं कि राष्ट्रपति बाध्य हैं, वो सिग्नेचर करना ही पड़ता है। अब है कि अनुच्छेद 143, तो राष्ट्रपति को किसी कानून विधि के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति, सलाह लेने की शक्ति प्रदान की गई। इसमें अब जैसे सर्वोच्च न्यायालय से किसी चीज पर उन्होंने परामर्श मांगा और सर्वोच्च न्यायालय उस चीज में परामर्श दिया, लेकिन वो परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा पूछता है कि परामर्श लेने की शक्ति है और सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श दिया, तो क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? तो बाध्य नहीं है। वो दिया, वो उसको मान भी सकते हैं, बात न तो नहीं भी मान सकते। अब है राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित शक्तियां। ये बहुत लंबा है, क्योंकि इसमें जब कभी ऐसा पूछ देता है कि इसमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते,
तो आपको मेन फीचर जो इसका है वो जानना जरूरी है। और उसमें पहला जो है प्रधानमंत्री एवं उनके साथ अन्य मंत्री जो बनेंगे उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तीसरा जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। ये जो चौथा सवाल है इसमें विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं और कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, क्योंकि उच्च न्यायालय जब भी लोकेटेड होता है वो किसी राज्य में होता है। विद्यार्थियों के मन में ये रहता है कि उच्च न्यायालय राज्य में है तो उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। नहीं, शपथ जरूर दिलाएंगे लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति कर। इसमें थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना के अध्यक्षों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर आप जैसा कि पहले ही जान चुके हैं। अब तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। फिर उस कड़ी में है महान्यायवादी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है, प्रमुख विधि अधिकारी, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 8वें नंबर पर है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी जिसको बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 280 के तहत बराबर पूछता है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में, तो 280 के तहत कौन करते हैं? राष्ट्रपति। योजना आयोग, अब चूंकि अब योजना आयोग नीति आयोग हो गया 1 जनवरी 2015 से, तो योजना आयोग ऑब्लिक नीति आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति, राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, उनके साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, ये भी जान सकते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे हो गया दिल्ली हुआ, चंडीगढ़ हुआ, अन्य और भी है, तो वहां उपराज्यपाल होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख तथ्य पर भी गौर करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये संसद का अभिन्न अंग होता है। हमेशा पूछता है कि संसद का अभिन्न अंग कौन होता है। तो संसद का गठन, जैसा कि अनुच्छेद 79 में है, 79 में संसद का गठन, तो संसद का गठन 3 चीज से मिलकर होता है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ये पूछेगा जब भी कि संसद का गठन किससे होता है, तो 3 से। और जब पूछेगा कि संसद का अभिन्न अंग होता है तो कौन होता है, तो राष्ट्रपति। इसमें एक बार ये भी कहता है कि अभिन्न अंग क्यों कहा जाता है, तो उसमें अभिन्न अंग इसलिए कि दोनों सदनों के द्वारा कोई भी विधेयक जो कानून बनाना है, दोनों सदनों के द्वारा पारित हो गया, और जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे, तब तक वो कानून बनेगा नहीं बनेगा। और जब वो कानून नहीं बनेगा तो हमारे देश में इम्प्लीमेंट लागू नहीं होगा। इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है। अब राष्ट्रपति के वेतन से संबंधित, तो ये पुराना वाला
पहले राष्ट्रपति का वेतन पुराना वाला जो था 1.5 लाख रुपया प्रति माह, 1,50,000 रुपये पहले। अब ये नया आया है तो 5 लाख रुपए प्रति माह। चूंकि चेंज अभी हुआ है तो दोनों याद रखिए, आपको जैसा पूछेंगे उसमें, और किस निधि से दिया जाता है। तो ये है संचित निधि। संचित निधि को अंग्रेजी में कंसोलिडेट फंड कहते हैं। और एक आकस्मिक निधि भी हुआ, तो वो भी आकस्मिक निधि से भी पैसा निकलता है राष्ट्रपति की अनुमति से। आकस्मिक निधि का गठन 1950 में किया गया था। इसलिए आप मानते हैं कि किसी राज्य में बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, और उससे निपटने के लिए उस राज्य को सहायता की जरूरत है, तो राष्ट्रपति अनुमति देंगे कि असम में बाढ़ है या आंध्र प्रदेश में भूकंप है, उससे निपटने के लिए। तो वो आकस्मिक निधि, आकस्मिक का मतलब वो इमरजेंसी होवे करता। अब इसके बाद है कि राष्ट्रपति से संबंधित अन्य और मुख्य बात, तो जैसे मानते हैं कि पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उसमें कभी कभी पूछ देता है कि विपक्षी उम्मीदवार कौन था। तो वो 2 टर्म में राष्ट्रपति रहे। तो पहले टर्म में जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका विपक्षी उम्मीदवार केटी शाह, और दूसरे बार जब बने राजेंद्र प्रसाद, तो ये एग्जाम में पूछता है कि विपक्षी उम्मीदवार, ये दोनों के बारे में जरूर पूछता है। तो विपक्षी उम्मीदवार NN दास। फिर एक पूछता है कि दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे। तो दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन, जो देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। दार्शनिक राष्ट्रपति, शिक्षक दिवस उन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब उसके बाद है कि कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मत के बाद विजय हुए थे। तो उसमें बीवी गिरी नाम है। क्या नाम है? बीवी गिरी, वेंकट बराहगिरी। ये द्वितीय पसंद के, ऐसा पूछता है कि द्वितीय पसंद के मत से जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? बीवी गिरी। अब एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए तो नीलम संजीव रेड्डी, निर्विरोध, और अभी तक कोई भी निर्विरोध नहीं चुने जा चुके। अभी सबसे पहले हमारे देश में महिला राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अभी जो और एक बात ध्यान में रखना है कि अभी जो राष्ट्रपति है डॉक्टर रामनाथ कोविंद, तो उनका विपक्षी उम्मीदवार कौन था? तो नाम है मीरा कुमार। ये जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उनका विपक्षी उम्मीदवार कौन था? मीरा कुमार। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।